नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने एप्लीकेशन लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं मुद्रास्फीति के बारे में। और दोस्तों, मैं बहुत ही विश्वास से कह सकता हूं कि अगर जो आप इस पूरी क्लास को देखते हैं तो मुद्रास्फीति से बनने वाले एक भी क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन हॉल में गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मुद्रास्फीति से बनने वाले सभी तथ्यों को दोस्तों इस क्लास में कवर करने का प्रयास किया गया है। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा फिशर का दृष्टिकोण, हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने मिल्टन फ्रीडमैन का दृष्टिकोण देखा, साथ ही साथ कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों का हम लोगों ने दृष्टिकोण देखा। अब दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति पहले पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि जब भी आपके सामने ये मुद्रास्फीति वर्ड दिखाई देना, तो आप ये समझिए कि इसका मतलब तो इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति है, लेकिन ये सामान्य बोलचाल में आप कह सकते हैं कि ये क्या है? महंगाई है। ठीक है। तो एक ये वर्ड जो है ना, एक फोबिया बना रहता है कि मुद्रास्फीति बहुत बड़ा वर्ड है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है? महंगाई होता है। ठीक है। और आप थोड़ा इमेजिन करिए कि आज से कुछ सालों पहले जब आप 10 रुपए लेकर के बाजार जाते थे और आपको गोलगप्पे खाने होते थे, तो 10 रुपए में आपको कितने गोलगप्पे मिलते थे? 20 गोलगप्पे मिलते थे, अर्थात 1 रुपए के 2 गोलगप्पे मिलते थे। लेकिन वर्तमान समय में क्या है? वर्तमान समय में आपको 10 रुपए में 10 गोलगप्पे भी नहीं मिल पा रहे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 10 रुपए की क्रय शक्ति जो पहले थी वो कुछ और थी, और 10 रुपए की क्रय शक्ति जो वर्तमान समय में है वो कुछ और है। तो इस मुद्रा के मूल्य का परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना दोस्तों। तो अब इस बात को ध्यान में आप बैठा लीजिए कि 10 रुपए की वैल्यू आज से कुछ साल पहले क्या थी? अलग थी। लेकिन वर्तमान समय में 10 रुपए की वैल्यू कुछ अलग है। ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं मुद्रास्फीति बेसिकली होता क्या है। देखिए, तो मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी है। तो मतलब मुद्रास्फीति में क्या होता है? कीमतों में वृद्धि होता है। किसमें वृद्धि होता है? कीमतों में वृद्धि होता है। किसकी कीमतों में वृद्धि होता है? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होता है। जब सामान्य मूल्य बढ़ते हैं, तब तब मुद्रा की हर इकाई की क्रय शक्ति में कमी आती है। ठीक है। मतलब जब क्या होता है दोस्तों? जब मूल्य स्तर बढ़ते हैं, जब मुद्रा का मूल्य स्तर बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है उसमें कमी आती है। इसका मतलब क्या हो गया कि पैसे की किसी मात्रा से पहले जितनी माल या सेवाओं की मात्रा आती थी उसमें कमी हो जाती है। तो यही तो मैंने आपसे कहा कि आज से कुछ साल पहले 10 रुपए में 20 गोलगप्पे मिलते थे, लेकिन वर्तमान समय में 10 रुपए में 10 गोलगप्पे भी नहीं मिल रहे, है कि नहीं? तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है कि अब जो है 10 रुपए की जो क्रय शक्ति है वो चेंज हुई कि नहीं है? बदली है कि नहीं बदली है? तो ये लाइन क्या कर रहा है कि पैसे की किसी मात्रा से पहले जितना माल या सेवाओं की मात्रा आती थी उसमें क्या हो गई है? कमी हो गई है। इतनी बातें दोस्तों आपको समझ में आई कि नहीं आई? एक लाइन की बात है कि मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था के समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाली सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। ठीक है। जब सामान्य मूल्य बढ़ते हैं, तब मुद्रा की हर इकाई की क्रय शक्ति में क्या होती है? कमी आती है। अर्थात पैसे की किसी मात्रा से पहले जितना माल या सेवा की मात्रा आती थी उसमें क्या हो जा रहा है? कमी हो जा रहा है। पहले आप क्या करते थे दोस्तों? पहले 500 रुपए अगर जो आप लेके मार्केट में जाते थे, तो एक बड़े से थैले में क्या करके आते थे? बड़े से थैले में मार्केटिंग करके आते थे। लेकिन अब 500 रुपए आप मार्केट में लेके जाइए, तो आप एक छोटा सा थैला भी ले जाएंगे तो 500 रुपए की मार्केटिंग आपकी हो जाएगी। तो ये जो क्रय शक्ति 500 रुपए की क्रय शक्ति जो पहले थी, आज से मान लीजिए 5 साल पहले, वो अलग थी। लेकिन अब वर्तमान समय में जो 500 रुपए की क्रय शक्ति है वो क्या है? अलग है कि नहीं है? और यही क्या है दोस्तों? यही है महंगाई और यही है मुद्रास्फीति। इसीलिए लोग आम आम बोलचाल में कहते हैं ना कि यार बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? अर्थव्यवस्था
मुद्रास्फीति की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि ये बताइए कि मुद्रास्फीति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मुद्रास्फीति के प्रकार को दो मुख्य आधार पर बांट सकते हैं। ठीक है, पहला कारण के आधार पर और दूसरा दरों के आधार पे। ठीक है, एक एक चीजों को देखते हुए चलिएगा। यहाँ से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछते हैं। अब कारण के आधार पे मुद्रास्फीति के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है दोस्तों मांग जनित या मांग प्रेरित, और दूसरा है दोस्तों लागत जनित या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि आखिरकार मांग जनित या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति से आशय क्या है और लागत जनित या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति से आशय क्या है। तो यहाँ पे एक लाइन की बात आपको समझनी है कि ये कह रहे हैं कि ये मांग जनित या मांग प्रेरित, इट मीन्स कि क्या है कि आपकी मांग ज्यादा बढ़ जा रही है और आप मार्केट में पैसा क्या दे रहे हैं, आप ज्यादा देने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपके मांग में बढ़ोतरी के कारण जब आपका मांग बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जब आपका मांग बढ़ेगा तो वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी, और जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई आएगी। तो इसी को तो बोलेंगे मांग जनित या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। और लागत जनित या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होता है कि जब वस्तुओं की लागत में वृद्धि हो जाए और उस वजह से क्या हो, कीमतों में वृद्धि हो। चलिए अब हम लोग दोस्तों इसी बात को देखेंगे। तो मांग जनित या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति से आशय क्या है। ठीक है, मांग जनित या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति से आशय क्या है दोस्तों? तो देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने के कारण मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। अब मांग बढ़ती क्यों है दोस्तों? मांग क्यों बढ़ती है? मांग इसीलिए तो बढ़ती है कि आपके पास पैसा ज्यादा हो जाता है, आपके पास धन ज्यादा हो जाता है। तो जब आपके पास पैसा ज्यादा हो जाता है, आपके पास धन ज्यादा हो जाता है, तो आप वस्तुओं की मांग क्या करने लगते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूं दोस्तों, तो आज से 10 साल पहले आपको बाइक और साथ ही साथ दोस्तों फोर व्हीलर बाइक और फोर व्हीलर की संख्या बहुत कम दिखाई देती थी सड़कों पे। लेकिन वर्तमान समय में बाइक और फोर व्हीलर की संख्या सड़कों पे बहुत ज्यादा है। तो आज से 5 साल पहले जो था, वो बाइक जो था वो 50,000 रुपए में मिल जाता था। एक साधारण बाइक की बात करें तो उससे भी कम में मिल जाता था। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में आप एक साधारण बाइक भी खरीदने जाएंगे तो 1 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। इट मीन्स कि क्या हुई, बाइक और कार की क्या हुई, मांग बढ़ी। तो मांग जैसे बढ़ी वैसे कीमतों में भी वृद्धि हो गई। इससे क्या आ गया, इससे महंगाई आ गया। अर्थात ये है दोस्तों मांग जनित या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है, मैं ये एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में सारी चीजें क्या होती चली जाए, बैठती चली जाए। ठीक है, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो किसी अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने के कारण मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह अर्थात तरलता बढ़ जाए, तब उपभोक्ता के पास अधिशेष धनराशि बचती है। भैया बिल्कुल ठीक है, जब मुद्रा की तरलता बढ़ जाएगी तब आपकी जो बचत होगी वो ज्यादा होगी, और जब बचत ज्यादा होगी तो आप इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे करेंगे, उपभोग के लिए करेंगे। और जब आप उपभोग के लिए करेंगे तो इससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ जाएगा, और यदि इस बढ़े हुए मांग का सही समय पर आपूर्ति न हो पाए तो मूल्यों में क्या होने लगेगा, बढ़ोतरी हो पाएगा। मान लीजिए कि आप मांग करने लगे लेकिन वस्तुओं की पूर्ति हो ही नहीं पा रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो उत्पादक होगा वो यही तो सोचेगा ना कि यार अब कीमतों को बढ़ा दो। ठीक है, वो कहेगा कि अब कीमतों को बढ़ा दो, क्योंकि उसकी भी मजबूरी होगी कि उसको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। और जब वो उत्पादन बढ़ाएगा तो उसे भी बहुत सारे क्या करने पड़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट खरीदने पड़ेंगे, श्रमिक रखने पड़ेंगे, जगह और ज्यादा उसको फैलाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इससे महंगाई आ जाएगी, क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा है और आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देने के लिए क्या हो रहे हैं, उतावले हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे ही दोस्तों क्या बोलेंगे, मांग जनित या मांग प्रेरित इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति, इसे ही कहा जाता है। ठीक है, तो मांग जनित या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होता है, एक शब्द में कहना हो तो आप ये कहेंगे कि हमारे मांग में आई बढ़ोतरी के कारण जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और इस प्रकार से जो महंगाई उत्पन्न होती है, इसे ही मांग जनित मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं आगे दोस्तों कि अर्थव्यवस्था में तरलता या मुद्रा का प्रवाह अधिक होने पर
अर्थव्यवस्था में तरलता या मुद्रा का प्रवाह अधिक होने का सामान्य कारण हो सकता है आय में बढ़ोतरी। आपकी आय बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वस्तुओं की मांग आप ज्यादा करेंगे। रोजगार के अतिरिक्त अवसर, आप अतिरिक्त रोजगार के अवसर तलाश लीजिए। बैंकों से आसानी से और कम ब्याज दर पे ऋण की प्राप्ति अगर हो जाए तो ठीक है, और सरकार के सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी आदि। यदि समग्र मांग समग्र पूर्ति से ज्यादा हो जाए तो मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। यही तो बात मैं बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा, या प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आप मांग कब ज्यादा करेंगे? मांग आप तभी ज्यादा करेंगे ना जब आपके पास पैसा हो जाए, या आपको अतिरिक्त रोजगार मिल जाए, या बैंक से आप ऋण ले सकें कम ब्याज दर पे, या सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी हो जाए। ठीक है, और फिर एक लाइन में इसको यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि समग्र मांग समग्र आपूर्ति से ज्यादा हो जाए, मतलब मांग ज्यादा हो किससे? आपूर्ति से। मांग ज्यादा हो लेकिन वस्तुओं की आपूर्ति ना हो पाए तो इससे उत्पन्न जो महंगाई होती है उसे क्या बोलते हैं? मांग जनित मुद्रास्फीति। अब दूसरा आ गया दोस्तों लागत जनित मुद्रास्फीति, या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति किससे बोलते हैं। ठीक है, तो उत्पादन की प्रक्रिया में बढ़ोतरी के कारण लागत जनित या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति आता है। अब उत्पादन की प्रक्रिया में बढ़ोतरी हो रही है, अर्थात अब उत्पादन में बढ़ोतरी हो रहा है। अब देखिए इस इसका इसका मांग से अप्रत्यक्ष संबंध होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब मांग बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जो उत्पादक होगा उसको उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मांग से अप्रत्यक्ष संबंध होता है। मान लीजिए कि यदि कच्चे माल अथवा अन्य किसी भी प्रकार के उत्पादन के व्यय में बढ़ोतरी हो जाए तब अंतिम उत्पादित वस्तु अथवा प्रदान की गई सेवा जो होगी वह स्वतः ही महंगी हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि भैया अगर जो कच्चा माल हमको महंगा मिलने लगेगा, ठीक है, या अन्य किसी भी प्रकार के उत्पादन के जो व्यय होंगे उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, तब जो अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु होगी अथवा प्रदान की गई जो सेवा होगी वो स्वतः ही महंगी हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा दोस्तों? जैसे हम आपसे ये कहें कि जब एक किसान के खेत में सरसों होता है तो सरसों के टाइम में क्या होता है कि जो ये जो क्या बोलते हैं कि तेल होता है, इसकी प्राइस जो होती है वो कम होती है। लेकिन जब वही सरसों धीरे 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 खत्म होने लगता है और सरसों का सीजन ऑफ हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो तेल की प्राइस होती है वो ऊंची चली जाती है। क्यों ऊंची चली जाती है भैया? क्योंकि उपभोग तो भैया बढ़ रहा है लेकिन जो माल कच्चे माल है उसकी कमी हो रही है। ठीक है, तो जो स्टोर करके रखता है वो कहता है कि नहीं भैया अब हम इसको महंगे रूप में बेचेंगे, और जब वो महंगा बेचता है तो उससे क्या होती है? जाहिर सी बात है कि महंगाई अर्थात मुद्रास्फीति आती है। ठीक है, आगे मूव करेंगे। उदाहरण के लिए देख लीजिए, यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो जाता है तो डीजल जो होगा वो स्वतः ही महंगा हो जाएगा। इजी सी बात है, चूंकि डीजल उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाने वाला सबसे प्रमुख ईंधन है। इससे महंगे होने से अन्य वस्तुएं व सेवाएं भी महंगी हो जाती हैं कि नहीं हो जाती हैं दोस्तों? जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण मैं लूं कि अपने आप अपने आप अपने गांवों से शहरों को यात्रा करते हैं ऑटो के द्वारा। तो कभी देखते हैं कि ऑटो वाला आपसे 10 रुपया लेता है, कभी आपसे ऑटो वाला कितना लेता है? 15 रुपया लेता है। और जब किराया ज्यादा लेता है तो कहता है भैया डीजल जो है वो बहुत महंगा हो गया है। तो वही बात तो ये कह रहे हैं ना कि उदाहरण के लिए यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो जाता है तो डीजल स्वतः महंगा हो जाएगा, चूंकि डीजल उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाने वाला सबसे प्रमुख ईंधन है। इससे महंगे होने से अन्य वस्तुएं एवं सेवाएं जो होंगी वो स्वतः ही महंगी हो जाएंगी। इतनी बातें दोस्तों आपको समझ में आ गई होंगी। अब तो वहां पे दोस्तों हम लोग किसके आधार पे देख रहे थे? एक सेकेंड, वहां पे मुद्रास्फीति हम लोग किसके आधार पे देख रहे थे दोस्तों? ठीक है, वहां पे हम लोग मुद्रास्फीति किसके आधार पे देख रहे थे? ये देखिए मुद्रास्फीति हम लोग देख रहे थे दोस्तों किसके द्वारा? हम लोग कारण के आधार पे देख रहे थे। और अब दूसरा जो है दोस्तों वो किसके आधार पे हम लोग देखेंगे मुद्रास्फीति? ठीक है, दूसरा हम लोग किसके आधार पे देखेंगे? दर के आधार पे। ठीक है, तो दर के आधार पे जो मुद्रास्फीति होती है वो 4 प्रकार की होती है दोस्तों। चूंकि ये वाली जो क्लास है ये डेमो क्लास है यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर डेमो क्लास दीजिए। तो अगर जो आपको हमारी ये क्लास पसंद आती है तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं 94 15 863 873 पे। ठीक है,
देखिए ये जो क्लास हो रही है ये लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे ये क्लास हो रही है और आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के A to Z सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के A to Z सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही पढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर जो आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन की जो फीस है वो 2000 रुपये रखी गई है। तो आपको 2000 रुपये पेमेंट करना होगा इस नंबर पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। यहाँ संडे टू संडे आपका टेस्ट होता है। आपको यहाँ पे दोस्तों पूरी नोट्स भी दी जाती है, ये जो क्लास नोट्स है ये सारी दी जाती है, और वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ टाइम होने वाली है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि दर के आधार पे मुद्रास्फीति के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो पहला है दोस्तों रेंगती हुई मुद्रास्फीति, भागती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति, भागती हुई मुद्रास्फीति और चरम मुद्रास्फीति, ठीक है। अर्थात दोस्तों एक कॉमन सेंस लगाइए, तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति का क्या मतलब, धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है। चलती हुई मुद्रास्फीति मतलब थोड़ा सा तेज गति से महंगाई बढ़ रही है। तीसरा क्या है, भागती हुई मुद्रास्फीति मतलब ये तेजी से भाग रही है, इस तेजी से महंगाई बढ़ रहा है। और चौथा क्या है, चरम मुद्रास्फीति मतलब क्या है कि महंगाई की उच्चतम सीमा व्याप्त हो चुका है, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति से आशय क्या है। देखिए जब मुद्रास्फीति में वृद्धि की दर 3% तक होती है तो इसे क्रिम्पिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है, अर्थात रेंगती हुई मुद्रा कहा जाता है। अब 3% से ऐसे क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु एक्स है, ठीक है, तो इसको आप पिछले साल 100 रुपए में खरीद रहे थे। अब यही जो एक्स वस्तु है वो वर्तमान साल में आप 103 रुपए में खरीदेंगे। तो इस तरीके से 3% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो इतनी जो महंगाई वृद्धि होती है, केवल 3% की जो महंगाई में वृद्धि आती है, तो इससे क्या बोलेंगे, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। मान लीजिए कि यक्स वस्तु 2022 चल रहा है ना, तो कोई यक्स वस्तु थी जो 2021 में 100 रुपए की मिलती थी, अब वही एक्स वस्तु 2022 में 103 रुपए की मिल रही है। इसका मतलब कि क्या हो गया, 3% महंगाई की दर बढ़ गई, ठीक है। तो जब मुद्रास्फीति में वृद्धि की दर 3% तक होती है, इसे क्रिम्पिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है, और सामान्यतः विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यही प्रारूप उपस्थित होता है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। मतलब ये जो रेंगती हुई मुद्रास्फीति होता है, ये अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, अच्छा संकेत है। मांग व पूर्ति क्या होती है दोस्तों, क्रियाशील होती है। यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में मांग कायम है और उपभोग भी हो रहा है और आर्थिक समृद्धि भी हो रही है, ठीक है। तो इतनी बातें दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति से आशय क्या है कि जो महंगाई की दर है या जो मुद्रास्फीति की दर है वो 3% हो, ठीक है। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये विकसित अर्थव्यवस्थाओं में देखने को मिलता है, और यह इंडिकेट यह करता है कि मांग और उपभोग दोनों कायम है अर्थव्यवस्था में, ठीक है। आगे मूव करेंगे दोस्तों, चलती हुई मुद्रास्फीति। चलती हुई मुद्रास्फीति से आशय क्या है कि जब मुद्रास्फीति की दर 3% से 10% के बीच हो, ठीक है। मतलब एक्स वस्तु जो थी पहले 100 रुपए की मिल रही थी, अब एक्स वस्तु पिछले वर्ष 100 रुपए की मिल रही थी, अब एक्स वस्तु जो है वो मान लीजिए कि 105 रुपए की मिल रही है। तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 5% की वृद्धि हुआ। इसका मतलब ये क्या है, ये चलती हुई मुद्रास्फीति है, ठीक है। तो जब मुद्रास्फीति की दर 3% से 10% के बीच रहे तब इसे वॉकिंग या इन्फ्लेशन कहा जाता है। विकसित अर्थव्यवस्था के लिए यह एक सामान्य स्थिति है। विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए यह एक सामान्य स्थिति होता है, क्योंकि यहाँ मांग, लागत तथा संरचनात्मक तीनों प्रकार के कारक उपस्थित होते हैं। यह इस बात का भी संकेत करते हैं कि अब मुद्रास्फीति को क्या करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए। अर्थात जो चलती हुई मुद्रास्फीति होती है, यहाँ पे मांग प्रेरित, लागत प्रेरित और संरचनात्मक, ये तीनों प्रकार की मुद्रास्फीति क्या होती है, प्रभावी होती है। और ये जो मुद्रास्फीति है ये इंडिकेट करता है कि अब अर्थव्यवस्था को क्या करना चाहिए, महंगाई पे नियंत्रण करना चाहिए। अगला है भागती हुई मुद्रास्फीति। भागती हुई मुद्रास्फीति का मतलब क्या है कि जब मुद्रास्फीति की दर 10% से ज्यादा एवं 30% के बीच हो, ठीक है, 10% से ज्यादा एवं 30% के बीच हो, तब इसे क्या बोलेंगे, भागती हुई मुद्रास्फीति। यह किसी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। यह दर्शाता है कि इन्फ्लेशन नियंत्रण से बाहर जा रहा है और इसे नियंत्रित करना क्या है दोस्तों, अनिवार्य है।
इजी सी बात है, इसमें कहीं कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए। फिर आगे अब हम मूव करेंगे दोस्तों चौथे प्रकार की मुद्रास्फीति अर्थात चरम मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है कि जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चली जाती है तब ऐसी स्थिति को चरम मुद्रास्फीति कहते हैं। यहाँ लागत प्रेरित, मांग प्रेरित एवं संरचनात्मक तीनों ही कारक अपने चरम पर होते हैं। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक बुरा संकेत है। अर्थात यहाँ पे लोगों की मांग भी बढ़ रही है, मांग के साथ साथ उत्पादन पे भी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भी कच्चे मालों का शॉर्टेज पड़ रहा है और ये चरम मुद्रास्फीति होती है। और ऐसे महंगाई को दोस्तों क्या होना चाहिए, रोकना ही चाहिए, नहीं तो ये अर्थव्यवस्था पे बहुत ही बुरा प्रभाव छोड़ता है। अब आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं, अब मुद्रास्फीति के प्रकार हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि मुद्रास्फीति से अर्थात महंगाई से जो अर्थव्यवस्था पे है वो प्रभाव किस तरीके से पड़ते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों, ऋणी और ऋणदाता पर प्रभाव। देखिए मुद्रास्फीति का ऋणदाता पर प्रतिकूल तथा ऋणी पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब ऋणदाता अपने रुपए किसी को उधार देता है तो मुद्रास्फीति होने के कारण उसके रुपए का मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है और इस प्रकार ऋणदाता को मुद्रास्फीति से हानि या ऋणी को क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है। यहीं से प्रश्न बनता है। ठीक है दोस्तों, हम कहें आपसे कि आज से 5 साल पहले किसी ने आपसे 5,000 रुपए लिया हो। ठीक है, 5,000 रुपए आज से 5 साल पहले किसी ने लिया हो। ठीक है, तो आप कौन है, ऋणदाता हैं और वो कौन है, ऋणग्राही है। ठीक है, वो ऋणग्राही है और अब वो 5 साल बाद जाके आपको क्या दे रहा है, ये 5,000 रुपए आपको वापस दे रहा है। तो 5 साल पहले तो ये 5,000 की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, वर्तमान समय की तुलना में एक वैल्यू थोड़ी है। 5,000 रुपए 5 साल पहले ज्यादा हुआ करता था, अब 5,000 रुपए की वैल्यू घटी है। तो जाहिर सी बात है कि जो ऋण लिया था उसको क्या हो गया, इजी हो गया। ठीक है, क्योंकि तब 5,000 रुपए के मुद्रा की जो क्रय शक्ति थी वो ज्यादा थी, अब 5,000 रुपए की मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई है। तो जो ऋण लिया था उसको क्या मिल गया, उसको जो मिल गया वो मिल गया लाभ, और हानि किसको हो गया, जो ऋण दिया था। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे दोस्तों, कृषकों पर कैसा प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई का। तो मुद्रास्फीति का कृषक वर्ग पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, क्यों पड़ता है दोस्तों, क्योंकि कृषक वर्ग उत्पादन करता है तथा मुद्रास्फीति के दौरान उत्पादन की कीमतें जो होती है वो बढ़ती है। बात बिल्कुल ये ठीक है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के दौरान कृषक वर्ग को क्या होता है, लाभ होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि मुद्रास्फीति से किसको लाभ होता है, कृषक वर्ग को होता है। क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि कृषक वर्ग जो होता है वो उत्पादन करता है तथा मुद्रास्फीति के दौरान जो उत्पादन होता है अर्थात जो कच्चे माल होते हैं उसका क्या होता है, अभी हमने देखा ना कि जो कच्चे माल होते हैं उनकी कीमतों में वृद्धि आती है। उत्पादन जनित मुद्रास्फीति हम लोग देख रहे थे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि इनकी उत्पादन की कीमतों में वृद्धि आएगी तो इस प्रकार से कृषकों को लाभ होगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि प्याज जो है कभी 20 रुपए का मिलता है और यही प्याज कभी 30 रुपए का मिलता है। तो जो किसान 20 रुपए में बेच देता है, ठीक है, वही किसान कभी कभी 80 रुपए में भी प्याज को बेचता है। तो जाहिर सी बात है कि जब महंगाई आती है तो जब 80 रुपए में वो बेचता है तो उसको लाभ की प्राप्ति होती है। अगला दोस्तों आ गया निश्चित आय वर्ग पर प्रभाव। निश्चित आय वर्ग पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए निश्चित आय के वर्ग में वे सब लोग आते हैं जिनकी आय निश्चित होती है, जैसे श्रमिक हो गया, अध्यापक हो गया, बैंक कर्मचारी हो गए। ठीक है, मतलब ये श्रमिक हो गया, ये लंबे समय तक सालों 2 साल 3 साल तक अगर जो इसकी मजदूरी 500 रुपए है तो 500 रुपए पे ही काम करता रहता है। अध्यापक के साथ भी ऐसा ही होता है, बैंक कर्मचारी के साथ ऐसा ही होता है। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत बढ़ती है। वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत तो बढ़ती है जिसका प्रभाव निश्चित आय वर्ग पर पड़ता है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के कारण निश्चित आय वर्ग जो होता है वो नुकसान उठाता है। जैसे अध्यापक हो गया, जैसे मतलब जिसको सैलरी मिल रही है, वस्तुओं की कीमत तो ऊंची हो रही है, ठीक है,
अर्थात वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो रही है लेकिन जो इनकी सैलरी है वो स्टेबल बनी हुई है। और अगर जो बढ़ भी रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 100 रुपये 200 रुपये, लेकिन जो प्रोडक्ट है उनमें तो सभी प्रोडक्टों का मूल्य बढ़ रहा है ना। तो ये भी दोस्तों ये याद रखिएगा कि निश्चित आय वर्ग के लोगों को क्या होता है, नुकसान होता है। आगे देखते हैं निवेशकर्ता पर प्रभाव। मुद्रास्फीति का निवेशकर्ता अर्थात महंगाई का निवेशकर्ता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो निवेशकर्ता दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के निवेशकर्ता वे होते हैं जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों से निश्चित आय प्राप्त होता है। तथा दूसरे निवेशकर्ता वे होते हैं जो संयुक्त पूंजी कंपनियों के हिस्से खरीदते हैं। इनकी आय मुद्रास्फीति के होने पर बढ़ती है। ठीक है, मुद्रास्फीति से निवेशकर्ता के पहले वर्ग को नुकसान तथा दूसरे वर्ग को क्या होता है दोस्तों, फायदा होता है। अब पहले वर्ग को नुकसान क्यों होता है, दूसरे वर्ग को फायदा क्यों होता है, अभी जब हम लोग आरबीआई जब पढ़ेंगे तो वहां पे सविस्तार से इन्हीं सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मोटा मोटी आप देख लीजिए कि जो निवेशकर्ता होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला निवेशकर्ता वो होता है जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। ठीक है, तो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करेंगे तो इनको अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने से इनको एक निश्चित आय की ही प्राप्ति होगी। ठीक है, क्योंकि ये श्योर एंड सर्टेन है, ये सरकार के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, डिसाइड किया गया है। लेकिन जो दूसरे प्रकार के निवेशकर्ता होते हैं वो संयुक्त पूंजी कंपनियों में हिस्से रखते हैं। ठीक है, तो संयुक्त पूंजी कंपनियों में दोस्तों जाहिर सी बात है कि वहां पे इनको लाभ मिलने की संभावना जो होगी वो ज्यादा होगी और इनकी आय मुद्रास्फीति के होने पर बढ़ती है। और मुद्रास्फीति से निवेशकर्ता के पहले वर्ग को नुकसान होता है लेकिन दूसरे वर्ग को क्या होता है, फायदा होता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे। बचत पर प्रभाव अर्थात मुद्रास्फीति से अर्थात महंगाई से बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रास्फीति का बचत पर जो होता है वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है भैया, क्योंकि मुद्रास्फीति होने के कारण वस्तुओं के लिए की जाने वाली व्यय में वृद्धि होती है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने आज से 5 साल पहले 5,000 रुपये, फिर मैं वही एग्जांपल दूंगा, 5,000 रुपये आपने बचत किया था और आपने सोचा था कि भविष्य में इस 5,000 रुपये का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अगर जो इस 5,000 रुपये को अपने कार में आप पेट्रोल डलवा लिए होते तो उस टाइम पेट्रोल की कीमत कितनी थी, लगभग 70 रुपया थी या 60 रुपया थी। लेकिन अब पेट्रोल डलवाएंगे इस 5,000 रुपये का तो अब कितना हो गया, लगभग 100 रुपया हो गया। तो जाहिर सी बात है कि पर लीटर में आपको 30 रुपये की हानि हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई। तो जो आपने बचत किया तो उस बचत का आप पे क्या पड़ा, बैड प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो मुद्रास्फीति का बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि मुद्रास्फीति होने के कारण वस्तुओं पर की जाने वाली व्यय में वृद्धि होती है, इसके बचत की संभावना कम हो जाएगी। दूसरी ओर मुद्रास्फीति से मुद्रा के मूल्य में कमी होगी और लोग बचत करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, ये बात दोस्तों समझ में आ गई होंगी। ठीक है, भुगतान संतुलन पर प्रभाव क्या होता है। ठीक है, भुगतान संतुलन पर प्रभाव देखेंगे तो मुद्रास्फीति के समय वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होती है, बात ठीक है। इसके कारण हमारे निर्यात जो होते हैं वो महंगे हो जाएंगे तथा आयात जो होंगे दोस्तों वो सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, निर्यातों में कमी होगी तथा आयातों में क्या होगी, वृद्धि होगी और जिसके कारण भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाएगा। इजी सी बात है, समझ में आई बात की नहीं, कि मुद्रास्फीति के समय वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों में क्या होती है, वृद्धि होती है। यही तो हमने पढ़ा कि कीमतों में वृद्धि होती है अर्थात महंगाई आती है और इसके कारण क्या होगा कि जो निर्यात होंगे वो महंगे से हो जाएंगे और जो हमारे आयात हो जाएंगे वो सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, तो निर्यातों में कमी होगी तथा आयातों में वृद्धि होगी जिसके कारण भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल असर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे मूव करेंगे दोस्तों कि सार्वजनिक ऋणों पर प्रभाव अर्थात मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई का सार्वजनिक ऋणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रास्फीति के कारण सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होती है क्योंकि जब कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो सरकार को सार्वजनिक योजनाओं पर अपने व्यय को बढ़ाना पड़ता है। इस व्यय की पूर्ति के लिए सरकार जनता से ऋण लेता है, अतः मुद्रास्फीति के कारण सार्वजनिक ऋणों में भी क्या होता है, वृद्धि होता है दोस्तों। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई दोस्तों कि नहीं है। देखिए इजी सी बात है कि सार्वजनिक ऋण पे क्या प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति का। तो देखिए
मुद्रास्फीति के कारण सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो सरकार को सार्वजनिक योजनाओं पर अपने व्ययों को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, ताकि उपभोग भी बढ़े, ताकि क्या हो, कीमतों में कमी आए, ठीक है, उपभोग में वृद्धि हो, उत्पादन ज्यादा हो, ठीक है। तो इसलिए सरकार क्या करती है दोस्तों कि अपने व्यय को बढ़ाता है, और इस व्यय की पूर्ति के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। और जब सरकार ऋण लेगा तो जाहिर सी बात है कि मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई के कारण सार्वजनिक ऋण में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए करों पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मुद्रास्फीति के कारण सरकार के सार्वजनिक व्यय में बहुत वृद्धि होता है, ठीक है। मुद्रास्फीति के कारण सरकार के सार्वजनिक व्यय में बहुत वृद्धि होता है। सरकार अपने व्यय की पूर्ति के लिए नए नए कर लगाती है तथा पुराने करों में वृद्धि करती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के कारण करों के भार में क्या होता है दोस्तों, वृद्धि होता है। मुद्रास्फीति में क्या होता है दोस्तों, अभी हमने देखा ना कि जो लोग होते हैं उनके पास मुद्रा ज्यादा हो जाता है, वो मार्केट में पैसा थ्रो ज्यादा करना चाहते हैं, ठीक है, उनके उनकी उनकी आय बढ़ जाती है, ठीक है, उनके पास पैसे आने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है कि मुद्रास्फीति के कारण सरकार में सार्वजनिक व्यय में बहुत, एक सेकेंड, मुद्रास्फीति के कारण सरकार के सार्वजनिक व्यय में बहुत वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है कि जो क्रय शक्ति होती है मुद्रा की वो अलग हो चुकी होती है। सरकार अपने व्यय की पूर्ति के लिए नए नए कर लगाते हैं, ठीक है। कर क्यों लगाते हैं? क्योंकि अब लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो वो विलासिता की जो वस्तुएं खरीदेंगे तो उस पर टैक्स देंगे, और उससे जब टैक्स देंगे तो सरकार को क्या होगा, आय की प्राप्ति होगा, तथा पुराने करों में वो वृद्धि करते हैं। इस प्रकार मुद्रास्फीति के कारण करों के भार में क्या होने लगती है दोस्तों, वृद्धि होने लगती है, ठीक है। आगे मूव करेंगे, नैतिक दबाव, सॉरी नैतिक प्रभाव, ठीक है। तो मुद्रास्फीति का नैतिक प्रभाव क्या पड़ता है दोस्तों, तो मुद्रास्फीति के कारण व्यापारी वर्ग लालच में अंधा हो जाता है तथा जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा मिलावट आदि का प्रयोग उत्पादन को बेचने में करते हैं, ठीक है। सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं तथा व्यक्तियों में नैतिक मूल्यों का पतन होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि जो प्याज के मूल्य होते हैं वो 80 रुपए किलो चले जाते हैं, 100 रुपए किलो चले, क्यों चले जाते हैं, वो इसीलिए चले जाते हैं, वो इसीलिए चले जाते हैं दोस्तों क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे व्यापारी ऐसे होते हैं जो प्याज को स्टोर कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि जब प्याज महंगा बिकेगा तब उसको मार्केट में निकाला जाएगा। तो उससे क्या होने लगता है, जमाखोरी होने लगता है, मुनाफाखोरी आने लगता है। और होली दिवाली में आप सभी लोग को पता ही है दोस्तों कि दूध का शार्टेज पड़ जाता है तो कितना मिलावट देखने को मिलता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, जो नैतिक मूल्य होता है उसका पतन होने लगता है महंगाई के कारण। अगला है कि उत्पादकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, तो मुद्रास्फीति के कारण उत्पादक तथा उद्यमी वर्ग को लाभ प्राप्त होता है क्योंकि उत्पादक जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी कीमतें बढ़ रही होती हैं तथा मजदूरी में भी वृद्धि कीमतों की तुलना में कम होती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति से उद्यमी तथा उत्पादक को क्या होता है दोस्तों, फायदा होता है। इजी सी बात है, मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है, उत्पादक तथा उद्यमी वर्ग को लाभ होता है। क्यों होता है भैया, क्योंकि उत्पादक जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी कीमतें जो है वो बढ़ रही है तथा मजदूरी में भी वृद्धि कीमतों की तुलना में जो होती है वो कम होती है, ठीक है। इस प्रकार मुद्रास्फीति से, जैसे वही मैं फिर बता रहा हूँ कि होली के टाइम में खोआ बहुत बिकता है, दूध बहुत बिकता है, लेकिन जो दुकान पे काम करने वाला होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि होली में उसकी मजदूरी बढ़ा दी जाती है। वो अगर जो पहले 50 रुपए पे काम करता है तो अभी भी 50 रुपए पे ही काम करता है, ठीक है। तो मजदूरी कम दिया जाता है लेकिन लाभ ज्यादा होता है। तो जो उत्पादक होते हैं अर्थात जो उद्यमी वर्ग होता है उसको लाभ की प्राप्ति होती है। अब देख सॉरी अब देखिए दोस्तों, तो ये भी जरूरी है ना कि मुद्रास्फीति पे नियंत्रण कैसे लाया जाए। जरूरी है कि नहीं जरूरी है कि मुद्रास्फीति पे नियंत्रण भी तो लाना जरूरी है। तो मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई पे नियंत्रण कैसे लाया जाए, तो देखिए दोस्तों
मुद्रास्फीति पे नियंत्रण लाने के लिए एक मौद्रिक उपाय अपनाए जाते हैं जो आरबीआई के द्वारा अपनाया जाता है, एक राजकोषीय उपाय अपनाए जाते हैं जो सरकार के द्वारा अपनाया जाता है, और एक अलग होता है दोस्तों जिसे अन्य उपाय के माध्यम से भी आप बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित मौद्रिक उपाय मतलब आरबीआई से संबंधित है। तो मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण, ठीक है। आरबीआई क्या करता है दोस्तों, मुद्रा की मात्रा पे नियंत्रण करता है। तो देखिए मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति पर काबू पाया जा सकता है, और मुद्रा की मात्रा को केंद्रीय बैंक द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार जब केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा पर कड़ा नियंत्रण लागू करे तो मुद्रा की मात्रा क्या हो जाएगी दोस्तों, नियंत्रित हो जाएगी, ठीक है। तो अगर जो केंद्रीय बैंक को ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा मुद्रा हो गई है, चाहे बहुत सारी भ्रांतियां मुद्रा से संबंधित आ गया है, तो ऐसी स्थिति में जो आरबीआई होगा अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, ये मुद्रा की जो मात्रा होगी उस पर नियंत्रण स्थापित करेगा, और क्या करेगा उससे और मुद्रा की मात्रा पे नियंत्रण स्थापित करेगा, जिससे लोगों के पास जो मुद्रा की मात्रा होगी वो कम होगी। क्या करेगा, ब्याज दर थोड़ा ज्यादा कर देगा, ठीक है, और भी बहुत सारे हटकंडे अपना सकता है दोस्तों। तो जब मुद्रा की मात्रा कम होगी आपके पास तो जाहिर सी बात है कि आप मांग ज्यादा नहीं करेंगे, और जब आप मांग ज्यादा नहीं करेंगे तो कीमतों में वृद्धि होगी नहीं। अगला है साख पे नियंत्रण, ठीक है। तो ये साख पे नियंत्रण, बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बैंक साख को नियंत्रित कर सकता है। साख को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के उपायों को प्रयोग में ला सकता है। अभी केंद्रीय बैंक हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों तो बहुत ईमानदारी से हर बात को यहाँ पे देखेंगे, जस्ट इसके बाद हम लोग केंद्रीय बैंक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो साख नियंत्रण, ठीक है, तो साख पर नियंत्रण कर कर भी आरबीआई जो है वो मुद्रास्फीति पे नियंत्रण पा सकता है, ठीक है। तो बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बैंक साख को नियंत्रित कर सकती है। साख को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के उपायों को प्रयोग में ला सकता है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों, विमुद्रीकरण। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर पाना संभव न हो तो अर्थव्यवस्था तो सरकार विमुद्रीकरण का भी सहारा ले सकती है। विमुद्रीकरण के अंतर्गत सरकार पुरानी करेंसी की जगह नई करेंसी लेकर आती है, जिससे मुद्रास्फीति को क्या किया जा सकता है दोस्तों, नियंत्रित किया जा सकता है। अभी हम लोगों ने देखा था ना ये बात, सरकार को ये लगता है कि यार पुरानी जो हमारी करेंसी हमने बहुत ज्यादा छाप दिया, या गरीब और अमीर के बीच में बहुत फासला रह गया, सबके पास करेंसी नहीं पहुंची है। कुछ लोग ऐसे हैं जो करेंसी अपने पास डंप करके रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर देता है, नई करेंसी को छाप देता है, और जो पुरानी करेंसी है उसको प्रचलन से बाहर कर देता है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों हो गया। तो ये तो दोस्तों हो गया आरबीआई के द्वारा, अर्थात ये मौद्रिक उपाय हो गए कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित कैसे किया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों राजकोषीय उपाय क्या होता है, ठीक है। तो सार्वजनिक व्यय में कमी कर दी जाए। सार्वजनिक व्यय में कमी करके मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है दोस्तों, तो देखिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से लोगों की जो क्रय शक्ति होगी उसमें वृद्धि होगी। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से क्या होगा, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, और क्रय शक्ति में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि होगी, तथा मांग में वृद्धि होने से कीमत स्तर में वृद्धि होगी। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय में कमी करके हम मुद्रास्फीति को क्या कर सकते हैं दोस्तों, नियंत्रित कर सकते हैं। अगर जो सार्वजनिक, देखिए सार्वजनिक व्यय से क्या होता है, सार्वजनिक व्यय जब होता है तो उससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, और मुद्रास्फीति में हमको क्रय शक्ति बढ़ानी नहीं है, मुद्रास्फीति में हमको क्रय शक्ति घटानी है कि नहीं। तो जब मुद्रास्फीति में हमको क्रय शक्ति घटानी है भैया, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, ऐसी स्थिति में देखिए ये कह रहा है, यही कह रहा है कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। क्रय शक्ति में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि होती है, तथा मांग में वृद्धि होने से कीमत स्तर में वृद्धि होगी। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय में कमी करके हम क्या कर सकते हैं, मुद्रास्फीति को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि कर दिया जाए, ठीक है। सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करके कैसे मुद्रास्फीति पे कंट्रोल पाया जा सकता है, तो देखिए कीमतों में वृद्धि मांग में वृद्धि होने के कारण होता है। आप सभी लोग को पता है मुद्रास्फीति इसीलिए तो आता है कि मांग में वृद्धि होती है, ठीक है, जिससे सार्वजनिक ऋणों में क्या होता है दोस्तों, वृद्धि हो जाती है। मांग को कम करने के लिए सरकार निजी व्यक्तियों से ऋण ले सकता है, ठीक है। जब निजी क्षेत्रों से ऋण लिया जाएगा तो निजी क्षेत्र में व्यय कम हो जाएंगे, ठीक है। अर्थात जो निजी क्षेत्र के लोग लग्जरी पे ज्यादा पैसे खर्च कर रहे थे, कीमत क्या कर रहे थे, इधर उधर पैसों को लुटा रहे थे,
जिससे क्या आ रहा था, महंगाई आ रहा था। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगा, सार्वजनिक ऋण लेगा कि भैया आपके पास पैसा ज्यादा है तो हमको ऋण दे दीजिए। ठीक है, तो जब वो आरबीआई आपसे सॉरी जब सरकार आपसे ऋण लेगा तो ऐसी स्थिति में आपके पास पैसे की कमी होगी, क्योंकि आप एक जो पैसे का बहुत बड़ा भाग होगा वो क्या कर देंगे, ऋण के रूप में दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपकी क्रय शक्ति कमजोर होगी और आपकी मांग कम होगी। तो इससे भी क्या होगा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात आपकी जो व्यय होंगे वो कम हो जाएंगे। अगला है करों में वृद्धि कर दीजिए। इजी सी बात है कि मुद्रास्फीति के कारण सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। ठीक है, इस व्यय की पूर्ति के लिए सरकार नए नए कर लगाती है तथा पुराने करों की दर में वृद्धि करती है। करों की दरों में वृद्धि उत्पादन पर क्या करता है दोस्तों, उल्टा प्रभाव डालता है कि नहीं है। अभी हम लोग जब आरबीआई पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इस बात को भी देखेंगे। तो करों में वृद्धि कर दिया जाएगा तो एक तरफ क्या होगा दोस्तों, एक तरफ ये होगा कि आप जब लग्जरी वस्तुओं को खरीदने जाएंगे तो आपको बहुत सारा पैसा उस पर टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो जहां आप मान लीजिए कि एक वस्तु 10 रुपए में खरीद रहे थे तो उस पे 2 रुपए का टैक्स लग रहा था। अब 10 रुपए की वस्तु आप खरीदेंगे तो उस पे आपका मान लीजिए कि 5 रुपए टैक्स लगा दिया गया। तो पहले आप कितना दे रहे थे, 12 रुपया दे रहे थे, अब आप कितना देंगे, 15 रुपया देंगे। तो जाहिर सी बात है कि कर में जब वृद्धि किया जाएगा तो उससे भी क्या होगा, उससे भी जो आपकी क्रय शक्ति होगी वो कमजोर होगी। ठीक है, चलिए, तो मुद्रास्फीति के कारण सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। इस व्यय की पूर्ति के लिए सरकार नए नए कर लगाती है तथा पुराने करों की दर में वृद्धि करती है। करों की दर में वृद्धि का उत्पादन पर क्या होता है दोस्तों, उल्टा प्रभाव पड़ता है। अब आगे देखते हैं कि घाटे की वित्त व्यवस्था में कमी की जाए। ठीक है, अच्छा सब यहाँ से भी प्रश्न बनता है दोस्तों। तो घाटे की वित्त व्यवस्था उस समय अपनाई जाती है जब सरकार की आय उसके द्वारा किए गए व्यय से क्या हो, कम रह जाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था कब अपनाई जाती है, जब सरकार की जो आय है वो कम हो, किससे, उसके व्यय से। ठीक है, घाटे की वित्त व्यवस्था में सरकार नई मुद्रा को क्या करता है, जारी करता है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाता है। ठीक है, अतः मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था को क्या किया जाता है, कम घाटे की वित्त व्यवस्था को कम करना होगा। ठीक है, इतनी बातें दोस्तों आपको समझ में आ गई होंगी, इजी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अन्य उपाय क्या है जिससे महंगाई को नियंत्रित की जाए और या मुद्रास्फीति को नियंत्रित की जाए। अन्य उपाय है उत्पादन में वृद्धि किया जाए। ठीक है, अर्थात मांग में वृद्धि हो रही है तो उत्पादन में भी वृद्धि करिए। यही तो उत्पादन में देखिए, यही तो हमने पढ़ा है कि अगर जो पूर्ति पूर्ति के अनुसार मांग के अनुसार पूर्ति का सृजन नहीं हो पाता, यही तो हमने पढ़ा है अभी तक। तो उत्पादन में वृद्धि कर दीजिए। तो उत्पादन में वृद्धि करके भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि मुद्रास्फीति उस समय पैदा होती है जब कुल मांग कुल पूर्ति से ज्यादा हो जाता है। इस प्रकार कुल पूर्ति या उत्पादन को बढ़ाकर मुद्रास्फीति को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। जितना मांग है उतना पूर्ति कर दीजिए तो महंगाई आएगी ही नहीं, इजी सी बात है। बचत को प्रोत्साहन देकर, ठीक है, फिर आप क्या करिए, बचत को प्रोत्साहन दे दीजिए। ठीक है, तो बचत को बढ़ाकर भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। सरकार द्वारा बचत को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं चलानी चाहिए। जब बचत में वृद्धि होगी तो निजी व्यय में कमी होगी तथा मांग स्वयं कम हो जाएगा तथा कीमत स्तर में भी नियंत्रण आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, इजी सी बात है। जब आप बचत को प्रोत्साहित करेंगे, अर्थात सरकार कुछ ऐसी योजना चला दे जिसमें आपको बचत करने के लिए विवश होना पड़े, तो ऐसी स्थिति में आप मुद्रा को कम मार्केट में थ्रो करेंगे, कम चीजों को खरीदेंगे। और जब आप कम व्यय करेंगे अर्थात कम चीजों को खरीदेंगे तो इससे स्वतः ही मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, कीमत नियंत्रण एवं राशन व्यवस्था। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों, अगला है कीमत नियंत्रण, सॉरी एक सेकेंड, अगला जो है वो क्या है, एक सेकेंड, अगला जो है वो क्या है दोस्तों, अगला है कीमत नियंत्रण तथा राशन व्यवस्था। अब ये कि इससे कैसे हम लोग दोस्तों मुद्रास्फीति पे नियंत्रण रख पाएंगे। तो राशन व्यवस्था मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था है। राशनिंग व्यवस्था, सॉरी राशनिंग होना चाहिए दोस्तों। राशनिंग व्यवस्था में कीमत स्तर भी ज्यादा नहीं बढ़ता है तथा लोगों को अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं भी क्या होती हैं, मिल जाती हैं। ठीक है, तो अभी दोस्तों अगली क्लास में हम लोग इसी को सब विस्तार से देखेंगे कि साख की राशनिंग क्या होती है। तो इस बात को दोस्तों अगली क्लास में सब विस्तार से हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर जो दोस्तों आपको हमारी ये क्लास समझ में आई, अगर जो आपको क्लास अच्छी लगी
और आप इसी तरीके से दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से आप पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको दोस्तों इस नंबर पे मुझे कॉल करना होगा 9415 863 पे, ठीक है। जो एडमिशन फीस है वो 2000 रुपये है दोस्तों। तो 2000 रुपये आपको पेमेंट करने होंगे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे हमारे शेयर करना है। कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और A to Z सारे आपको यहाँ पे क्या दिए जाएंगे दोस्तों, नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।